आज कक्षा 10वीं गणित के सीरीज में आज हम देखेंगे बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो आज हम समझेंगे कि बहुपदों का फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है, उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने गुणनखंड के बारे में बता दिया है। गुणनखंड क्या होता है बच्चों? जो भाज्य जो होता है, भाज्य यानी जो इसको जो बचपन से करते आ रहे हैं दीर्घ भाजन विधि, जो बीच में रखते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो आप लोगों ने देखा जब भाजक से किसी भाज्य को जब भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर, जो शेषफल अगर 0 आ जाए तो जो भाजक माने जिससे हमने भाग दिया उसको हम बोलेंगे कि यह क्या है, जो आपका भाज्य है उसका क्या है, गुणनखंड है। यानी भाग देने वाला गुणनखंड होता है किसका? जिसको हम भाग देते हैं उसका। ठीक है, तो इस सब के बारे में हमने बहुत बेसिक क्लास ले लिया है। इस पर एक प्रमेय भी पढ़ लिया है, गुणनखंड प्रमेय करके। साथ ही हमने एक्सरसाइज 2 पर गुणनखंड क्या होता है इसको समझ लिए। शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं उसको जाना। तो देखा जाए तो हमने गुणनखंड क्या है इसको तो समझ लिया। अब हम देखेंगे किसी बहुपद या कोई बहुपद दिया है या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल दिया है, उसका कैसे हम गुणनखंड करेंगे, कैसे हम उसका फैक्टराइज करेंगे। बच्चों देखो, गुणनखंड निकालने की सबसे पहले तो आपने दीर्घ भाजन देखा। दीर्घ भाजन यानी शेषफल अगर 0 आ जाए तो जो आपका क्या बोलना चाहिए, जो भाजक है वही गुणनखंड होता है। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट माने ना हम फैक्टर माने मेरे कहने का मतलब नहीं हम गुणनखंड जो प्रमेय पढ़े उसका यूज करेंगे, नहीं हम दीर्घ भाजन विधि का यूज करेंगे। अब हम डायरेक्ट कोई और अन्य मेथड की सहायता से हम जो पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभी हम गुणनखंड ज्ञात करने की आपकी 3 विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और साथ ही आप लोगों से एक सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप वीडियो अच्छे तरीके से, मैंने क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप पूरी डिटेल्स नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अंत तक देखना बहुत अनिवार्य है अगर आप अच्छे तरीके से मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो बच्चों चैप्टर 1 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, उसकी सीरीज में आज हम पहुंचे हुए हैं बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 और साथ ही उसके जो बेसिक जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चनों को कर बेसिक जो हैं हमने सभी पढ़ लिए हैं और पूरे क्वेश्चन को कर लिए। तो आज हम देखते हैं बहुपदों का गुणनखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, बहुपद का गुणनखंड करने की हम अभी 3 विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो उभयनिष्ठ मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड, उभयनिष्ठ विधि, और उसके बाद देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, और उसके बाद देखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद तोड़कर। तो बच्चों कॉमन मेथड से आप भली भांति परिचित हैं, आप पहले से ही कॉमन मेथड के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले आप लोग को बताया रहा था कि जब भागफल और शेषफल याद करें तो कैसे ब्रेक करते हैं, वहां पर भी स्टार्टिंग में आपको गुणनखंड के बारे में बता देते हैं। सर्व समीकरण आपके लिए थोड़ा नया होगा, आप लोग सोच रहे हैं कि आइडेंटिटी सर्व समीकरण क्या होता है। तो बच्चों जो आइडेंटिटी सर्व समीकरण होता है ये कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर करके आपने 9 में फार्मूला पढ़ा होगा, या इसी में आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सर्व समीकरण कहलाते हैं, आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो इन्हीं के यूज करते हुए क्या करेंगे हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण बोलते हैं। और मध्य पद तोड़ में हम क्या, मध्य पद तोड़ का जो विधि है इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको मान लेगा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, इक्वल मान ले जाए। अच्छा अभी बहुपद है, बहुपद है तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब इक्वल का साइन लगा दिया जाता है तो समीकरण बन जाता है। हम समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुपद में है, इक्वल नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो मिडिल टर्म है ये मध्य पद है, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक करके फिर आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके फिर इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं गुणनखंड निकालेंगे। तो ये सारे 3 प्रकार की जो विधि है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे गुणनखंड निकालने की विधि है। इसमें हम बारी बारी से सबको देखेंगे कि विधि क्या होती है और कैसे हम इससे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका कॉमन मेथड।
एक बच्चों घनिष्ठ विधि देखेंगे कि कैसे हम घनिष्ठ विधि से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो बुक से क्वेश्चन लूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए हम लोग इस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके बुक में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, आप अपने बुक पे क्वेश्चन आपने यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिख सकता हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखने में क्या है समय लगेगा, इसलिए अच्छा मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूँ। बाकी अगर इसके सॉल्यूशन आप यहाँ से देखेंगे। देखिए बच्चों, आप क्लास 10वीं के बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 18, उस 18 का एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। 16, 17, 18 तीनों को मैं सॉल्व करूंगा बारी बारी से। तो 16 देखिए बच्चों, मैं पढ़ता हूँ। 16 क्या दिया हुआ है, 12x + 4x² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x + 4x² का क्या करना है आपको, गुणनखंड ज्ञात करना है, फैक्टर निकालना है। देखिए बच्चों, इसको मैं एकदम बारीक से लिखवा रहा हूँ, मतलब बारीक से कहने का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से लिखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम सॉल्यूशन में चलेंगे, या हिंदी में लिखना चाहे तो हल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश लिखना सीखें। ठीक है बच्चों, तो दिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा आधा हिंदी आधा इंग्लिश यूज करूंगा ताकि आप लोग धीरे धीरे हिंदी में जो दिए गए जो भी बातें हैं वो आपको इंग्लिश में समझ में आने लगे, क्योंकि आपकी हायर मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होती है, कभी भी हिंदी में नहीं होता। याद रखना, इंग्लिश सीखना अनिवार्य है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए चलिए उसको छोड़ते हैं। आपका मैं बता रहा था एग्जाम्पल नंबर कितना बोला, 16 बोला। ठीक है, दिया गया बहुपद लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुपद पढ़ना है, अभी समीकरण में नहीं आया, बहुपद लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, दिया गया बहुपद हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, 12x हाँ +4x², ये x² को इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 12x + 4x² ये आपको दिया गया है। अब इसे हमें क्या करना है, कॉमन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, आप ब्रेक करो। ब्रेक करने कहने का मतलब तोड़ना, जितना तोड़ सकते हो छोटे से छोटे फॉर्म में तोड़वाओ। देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 या 3 × 4 भी कोई बोल सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 × 4 अगर लिखना चाहो, देखो x, इससे और छोटा नहीं तोड़ सकते, हाँ और छोटा भी तोड़ सकते हैं। पहले इतना तोड़ते हैं फिर मैं आगे और आपको बताता हूँ। प्लस इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × x लिख सकते हैं, देखो। और इसको आगे अगर और छोटा ब्रेक करना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं 3 × इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × x मतलब गुणा। ठीक है, 2 × 2x ये रहा बच्चों। अब देखो ये जो आपका 12x है इसको हम इतना लिख सकते हैं, और जो 4x² है इसको हम लिख सकते हैं इतना। बात क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखिए उभयनिष्ठ निकालना है, यानी हमको चेक करना है कि इतने में और इतने में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है कहने का मतलब दोनों में क्या क्या है सेम, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यानी ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए 3 इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं, 3 बाहर नहीं निकलेगा। एक और 2 है, ये देख पा रहे हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी निकलेगा बाहर। तो इसको आप गुणा के फॉर्म में निकालेंगे, ऐसा निकलेगा, कभी भी गुणा के फॉर्म में निकले, क्योंकि ये गुणा में है सभी। ठीक है, अब देखिए और क्या है, इसमें x है, इसमें भी एक x है, तो इसमें का दोनों में से एक x बाहर निकलेगा। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं, इधर 3 बच गया, इधर x बच गया। ठीक है, तो इसको फिर आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे, इधर बच गया 3 और यहाँ पे आपका साइन क्या प्लस, और इधर क्या बच गया x, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 होता है 4, ये हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा 3 + x। ये ठीक, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, गुणनखंड कहने का मतलब उसको गुणा के फॉर्म में लिखना, ऐसे 2 नंबरों का गुणा के फॉर्म में लिखना कि उसको गुणा करने पर क्या हो, पुनः हमें यही नंबर प्राप्त हो। अगर आप इसको गुणा करके देखेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। और देखिए बच्चों, आप लोगों को जिसमें गुणनखंड की बात बताया था कि गुणनखंड ये होता है कि इसको जैसे यहाँ पर आप समझिए, गुणनखंड ये होता है कि यहाँ पर भाज्य, मेरी बात को समझिए, यहाँ पे आपका क्या रहता है, भाजक रहता है। जब भाजक से जब भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर, ये 0 आता है। क्लियर बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, किसका, भाज्य का गुणनखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर आप क्या करेंगे, 12x + 4x² को जब आप 4x से भाग देंगे, आप करके देखेंगे तब भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और जब आप क्या करेंगे 3 + x से भाग देंगे तब भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मेरी बातों को समझ लो। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे 4x से जब इसको भाग देंगे, ये बीच में जो है ये है ना आपका भाज्य,
तब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, और जब 3 + x से भाग देंगे तब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस मेथड को आप लोग को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को चलिए बता देता हूँ आप लोग को। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4x को देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। देखिए इसको जब हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो x है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे। सॉरी, सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये इसका क्या होता है, गुणनखंड है कि नहीं, पूरी पूरी भाग जाता है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करिए, ये देखिए इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर बता दो, 12x + 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके जो आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के दीर्घभाजक विधि का रूल होता है कि इसके जो भाज्य और भाजक होंगे इसको हमको क्या करना है, इसकी पावर के घटते क्रम में लिखना है और वही क्रम में लिखना है। तो ये पहले और वही क्रम में सेट कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 4x, ठीक है। पहले इसके लिए चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर के क्या बचेगा, बस इधर बच जाएगा आपका 12x, इधर आ जाएगा। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर दीजिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, ये x आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब देखो, अब मैं इसकी भी बताऊंगा कि यहाँ पर 3x + 3 क्यों आ रहा है। अब देखना आगे, अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² + 12x। अब इसको भी क्या करना होगा, हमको क्रम में सेट करना होगा, इसकी पावर को और वही क्रम में x है तो इसको लिखेंगे x + 3। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप x का यहाँ पर क्या 4 है, तो 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x² + 12, हाँ ये x है बच्चों, यहाँ लिखना 12x हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस, ये पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपका, ठीक है। यहाँ भी साइन चेंज होगा, मैं बताना भूल गया था, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब इस वाले जो भाजक है, जब इसको हम क्या कर रहे हैं 4x से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 4x क्या होगा, इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। आप गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं, जब x + 3 को भाग दे रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी x + 3 के लिए भी क्या होगा, इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, यानी 4x एंड क्या होगा, 3 + x क्या होगा, गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा आपका 12x + x² का, इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि बच्चों अब आप क्या है, मैं आप लोग को एक ही बताया था गुणनखंड, आप लोग देखे होंगे उस समय मैं आप लोग को ये बताता था कि सिर्फ जो भाज्य है, जो भाजक है, यही क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है, ये बताया हुआ था। लेकिन बच्चों याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, x की जो पावर है, ये अधिकतम पावर इसकी देखा जाए, अधिकतम घात देखा जाए तो इसकी अधिकतम जो घात है ये आपकी कितनी है, 2 है। जिसकी घात जितनी होती है उसके उतने क्या होते हैं, हमको फैक्टर मिलता है, उतने हमको गुणनखंड मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी पावर 2 है, यानी इसकी 2 गुणनखंड मिल रहा है। और याद रखना 2 गुणनखंड जो होंगे वो ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, इसका भाजक होगा और भागफल भी होगा। अगर बहुपद में देखा जाए तो भाजक भी होता है और भागफल भी होता है, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए तब। रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा और यदि आपका बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, आपका भाजक होगा और भागफल, ये दोनों होते हैं। या तो ऐसा करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर 2 ठो मिलता है, यानी जिसकी जितनी पावर, माने जिस बहुपद की, अगर आप नोट करना चाहते हैं यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई आपको मान लीजिए बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की अगर जितनी घात है, ठीक है, बहुपद की जितनी घात है उतनी ही आपको क्या मिलता है, गुणनखंड मिलता है, गुणनखंड। यानी इसकी जो पावर है, ऐसा लिख सकते हैं अगर 60 में लिखना चाहे तो, जितनी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पॉलिनोमियल की जितनी पावर रहेगी उतनी आपको क्या मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। ऐसा आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का p इक्वल होता है f, यानी पावर इक्वल होता है फैक्टर, यानी जितनी पावर होगी उतनी आपको क्या मिलता है, फैक्टर मिलता है। आप देखेंगे अभी आप छोटी क्लास में है तो x की पावर 2 वाला, यानी जिसकी अधिकतम पावर 2, इसको सॉल्व कर रहा है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको x की पावर 3 वाला मिलेगा, x की पावर 4 वाला मिलेगा, तब वहां देखेंगे कि उसकी भी फैक्टर क्या मिलती है, 3 मिलती है, 4 मिलता है, ठीक है।
यानी फैक्टर करने मतलब गुणनखंड। तो बच्चों इस तरह से आपको गुणनखंड क्या होता है और इससे कैसे निकालते हैं घनिष्ठ विधि से, ये तो समझ लिया। और कितने गुणनखंड हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आप इक्वेशन वाला जब प्रश्न सॉल्व करेंगे आगे चैप्टरों में, तब आप देखेंगे कि जिसके अधिकतम पावर है उतने उसके फैक्टर मिलते हैं, चाहे इक्वेशन हो चाहे वो बहुपद हो पॉलिनोमियल। यहाँ तक बात क्लियर। तो मैं थोड़ा कुछ बातों को यहाँ पे मिटाता हूँ, ये इतनी बातों को, ठीक है। क्योंकि इस बातों को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इस पे आगे सीरीज हमें आगे बढ़ना है इसी पे। यहाँ पे चूंकि आपका 2 प्रश्न और बचे हुए एग्जाम्पल के, तो उसको मुझे बताना है, इसलिए मैं थोड़ी सी इस बात को मिटा देता हूँ इतना, ठीक है। तो चलिए आपका करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल 17 में आपको दिया हुआ है बच्चों, दिया गया है को हम इंग्लिश में लिखते हैं गिवन दैट, ठीक है। ये गिवन दैट, मान लो मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगा कि मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है। गिवन दैट देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसको क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो क्रम में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको माने जैसा दिया है इसी में भी सॉल्व करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीर्घभाजन विधि में जैसे क्रम में चेंज किया वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, दीर्घभाजन में ही उसके जो पावर है उसको और क्रम में लिखना पड़ता है। यहाँ अगर घनिष्ठ निकालना है तो आप डायरेक्ट घनिष्ठ निकाल सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। घनिष्ठ निकालना बोलता हूँ बच्चों, फैक्टर निकालना घनिष्ठ विधि से, तो डायरेक्ट आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको कुछ नहीं ब्रेक करना है। तो देखिए ये ब्रेक पहले से है, इसको अब देखिए मल्टीप्लाई को अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो गुणा को हम लोग अब डॉट से डिनोट करेंगे, याद रखना। पहले मैं आप लोग को अभी इसके पहले गुणा गुणा करके लिख रहा था, लेकिन याद रखना अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो गुणा है पूरा गुणा ना बना के, क्योंकि गुणा और एक्स आपका मिक्स हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट का छोटा सा बिंदी लगाएंगे, इसका मतलब नहीं होता है गुणा। जैसे देख पा रहे हैं ए डॉट बी लिखा हूं मैंने, ये गुणा है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे ए दशमलव बी, ऐसा नहीं कि ए पॉइंट बी, ऐसा नहीं, ये ए इंटू बी है, ठीक है। बड़ी क्लास में आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू ए, क्लियर बात। अब देखिए बच्चों इन सभी में जो है वही बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या है ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी क्या ए है, तो एक तो ए बाहर निकल जाएगा। इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, माने इसमें सी है लेकिन इन तीनों में सी नहीं है, इसमें ए है लेकिन इन सबों में अब ए नहीं है क्योंकि ए तो निकल गए, तो आपका क्या बच जाएगा, बच जाएगा बी, इसमें बच जाएगा प्लस सी और इसमें बच गया ए। तो बस यही आपका क्या फैक्टर है, यही आपका क्या है गुणन है, क्लियर बात। एग्जांपल 17 समझ में आ गया। एग्जांपल 18 देखते हैं बच्चों। एग्जांपल 18 में आपको गिवन दैट है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे मैं हर एक वर्ड को आपको इंग्लिश में लिखते जा रहा हूँ। कारण यह है कि आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी बच्चों समस्या ये होती है जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं, बड़ी क्लास की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, तो आप लोगों के लिए अंग्रेजी में सीखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आ जाएगा सब चीज, ठीक है बच्चों। तो गिवन दैट आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 18 में दिया हुआ है 2x की पावर क्यूब, 2x की पावर क्यूब प्लस क्या दिया हुआ है 4x दिया हुआ है। हाँ ओके, तो देखिए इस पे भी कुछ नहीं करना, जितना ब्रेक कर सकते हैं बच्चों इसको ब्रेक करिए। ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है, तोड़िए। देखिए इसको 2 इंटू, अब देखिए मैं गुणा का 3 नहीं लगाता हूँ क्योंकि मिक्स हो जाता है, अब थोड़ा पॉइंट करिए 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू एक्स, क्लियर बात। अब देखिए इसको और ब्रेक कर सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं, अगर आप तोड़ना चाहें तो। और क्या तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट अगला पॉइंट बढ़ने की अपेक्षा मैं यहीं पर कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये 2 बाहर निकलेगा, इसमें का 2 बाहर निकलेगा क्योंकि दोनों में ये 2 निकल गया, ठीक बच्चों। अब इसमें x है, एक x इसका बाहर निकल जाएगा, एक x इसका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे x लिखेंगे इंटू x। अब क्या बच गया, यहाँ पे देखिए 2x, यानी इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2, ये इतना बचेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं है, तो ये आगे इसको लिख सकते हैं 2 का x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो जाएगा फैक्टर गुणनखंड, किसका हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी कितने फैक्टर निकले, ये एक फैक्टर है, ये पूरा एक फैक्टर है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये एक फैक्टर है, यहाँ पे कितने फैक्टर निकले, 2 फैक्टर निकले, ठीक है। यानी क्यों 2 फैक्टर मिला, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर की अगर बात किया जाए, अधिकतम इसकी घात की बात किया जाए, तो इसकी अधिकतम पावर 2 है। आप लोग जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे अधिकतम पावर जितनी होगी वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। इसकी अधिकतम पावर क्या है, 3 है इसकी,
तो आप बोल पा रहे होंगे कि सर इसकी फैक्टर 3 कहीं क्यों नहीं निकला। तो 3 क्यों नहीं निकला, इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2 है। ये यहाँ पे इसकी पावर 2 है। अगर इसको और आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 और फैक्टर निकलेगा, ठीक है। अब 2 और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसको अगर आपको जानना है तो देखिए 2x तो आपने निकाल दिया, आपका ये बच गया x² + 2, और इसको क्या करना होगा, इसको अगर जानना है तो देखिए इसकी पावर अधिकतम 3 है, ठीक है। 3 है यानी 1 निकल गया। इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। अब इसकी 2 फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसको अगर हमको समझना है तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 के जब इक्वल करेंगे तब हमको सॉल्व होगा। बट यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, देखो अगर अधिकतम पावर 3 नहीं है तो यहाँ पे अभी मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक को और एक नंबर 1 को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक और फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं लेंगे, ये आगे आपको और सॉल्व होगा x² + 2, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसकी पावर 3 है, यानी एक फैक्टर तो ये निकल गया, बट x² + 2, समझना मेरी बातों को। इसको मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कि कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताऊंगा इसको। देखो 2x 1 निकल गया, लेकिन यहाँ पे x² + 2, इसकी भी यदि अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो एक इधर हो गया, तो एक इधर, 2 इधर, दोनों मिला के कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 में से अभी ये वाला निकल गया, इसकी पावर अभी भी 2 है, यानी इसमें से 2 फैक्टर अभी भी और निकलेंगे, ठीक है। तो इसकी कुल कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन अभी अधिकतम इसको फैक्टर यहीं तक किया जा सकता है, किस विधि से, उभयनिष्ठ विधि से। इसका फैक्टर निकालने के लिए आपकी और भी विधियां आएगी, और मतलब इधर आगे आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको आगे की मैं जब मेथड बता दूंगा तो आगे पढ़ाया ही नहीं कि मेथड क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको निकालने वाला जब मेथड पढ़ेंगे, अगर इसमें मान लीजिए वेरिएबल रहता तो मैं तुरंत निकाल के आप लोग को बता देता, ठीक है। लेकिन इस पे क्या है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है, इसके लिए और अन्य मेथड होती है फैक्टर निकालने की, तो वहां पर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि इसकी फैक्टर 3 निकलेगा, लेकिन आपको इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। जब आप आगे के जब प्रश्न पढ़ेंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे, कुछ और चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि यहाँ से हम देख दूसरा मेथड होता है, उससे यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा कि आगे आप लोग को जब रिवीजन करेगा, अभी जब 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा 3-4 चैप्टर जब पढ़ेंगे आगे, तो ठीक है। अभी यहीं पर इसको रोक के रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। क्योंकि अभी आप उस बात को बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी बेसिक पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग समझते हैं सर्वसमीका आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटी के माध्यम से हम कैसे हम क्या करते हैं, जो दिए गए जो बहुपद है उसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, ठीक बच्चों। तो ये आइडेंटिटीज की मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो a + b का होल स्क्वायर का होता है a² + 2ab + b², यानी a² + 2ab + b² को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a², यहाँ माइनस हो जाता है 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है a² - b², तो इसको लिखते हैं a + b और a - b। कई स्टूडेंट इसको क्या कर देता है, a - b को पहले लिख देता है इंटू a + b कर देता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। कोई क्या करता है, -2 इधर बाहर लिख देता है, a² + b², इधर -2a लिख देता है, और इधर या +2a लिख देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इधर भी कर सकते हो, इधर भी रख सकते हो, लेकिन क्या है, मैं जब आपको जब सेटअप करूंगा तो थोड़ा इस फॉर्म में सेटअप करूंगा आपके बहुपदों के क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट करके लिखेंगे, और फिर आगे हम समझते हैं कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज के यूज करके कैसे हम फैक्टर करते हैं। देखिए यहीं पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, जिसके लिए आपको दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, x² + 2x + 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है, लेकिन मेथड आपको यूज करना है कौन, सर्वसमीका
आइडेंटिटीज मेथड का यूज करना है। देखो बच्चों, आइडेंटिटीज मेथड का यूज करना है तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसको इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में करने मतलब मैं इधर का नहीं बोल रहा हूँ, इक्वल इस फॉर्म में, इस वाले में बनाओ चाहे इस वाले में बनाओ चाहे इस वाले में बनाओ। अब आपके पास प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि इस फॉर्म में बनाना है कि इस फॉर्म में बनाना है कि इस फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए सबसे सरल बोलता हूँ, मेरा आंसर ये रहेगा कि आप देखेंगे बच्चों साइन को, अगर आपका पॉलिनोमियल पूरा प्लस प्लस है तो आप समझ जाना कि हम इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर समझ जाना कि एक अगर नेगेटिव है तो आप समझ जाना कि इस मेथड से हम बनाएंगे। क्लियर बात। और ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। मैं बोलते हैं इधर को देखेंगे बच्चों, इस वाले में इधर को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे कि यदि पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है तो उसको ऐसा चेंज करेंगे तभी तो ये फैक्टर बन गया। एक फैक्टर ये दो फैक्टर मिलेगा क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है। तो ठीक है, इन दोनों फार्मूला के लिए इधर का सेटअप करेंगे और ऐसा बना देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर का सेटअप करेंगे और ऐसा बना देंगे। अब देखिए कौन से में है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा पहला वाला आइडेंटिटीज वाला बनेगा। अब इसको सेटअप करना है इसके जैसे, तो इसका जैसे सेटअप करना है यानी क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर देखिए 2a प्लस। देखो बच्चों इसको मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं। जब तोड़ना सीखोगे तब तोड़ के फिर ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें 1 का इंटू करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, किसी नंबर में 1 का गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे नंबर कितनी भी बड़ी क्यों न रहे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस, ठीक है, प्लस क्या है, इधर है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज और सीखने का मिलता है, एक की आप कितना भी घात करो, कितना भी घात करने का मतलब मेरा पॉजिटिव हाथ से, ये मत समझना कि आप सर बोल दिए कि एक का कितना भी घात करो तो ऋण 2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं। आप बताइए क्या होगा, तो इसका भी आंसर वही आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ ये भी है, इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो 1 बाई प्लस तो 1 ही आएगा। यानी आप प्लस करो चाहे माइनस करो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि माइनस करेंगे तो हो सकता है दूसरा आंसर आ जाए, लेकिन दूसरा आंसर नहीं आएगा, +1 ही आएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 की पावर आप कुछ भी करो, ठीक है, एक कुछ भी करो क्या मिलता है, हमेशा 1 ही मिलता है, चाहे 1000 करो चाहे -1000 करो, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर माइनस वाला इधर लेके जाओगे तो नीचे जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 बाई करोगे तो प्लस, तो नीचे प्लस होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 आएगा तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 की घात 2 कर सकते हैं क्योंकि हमें 2 की आवश्यकता है, यहाँ पर भी 2 दिया। अब देखिए ये जो है इसको मैं फार्मूला को पुनः लिखता हूं, चूंकि आप लोग देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि ये जो है एक्स स्क्वायर है, इसको मैं अगर a मानूं तो इसको a स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आपका आंसर होगा यस, हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर x को मैं क्या करूं, a मानूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, x को मैं लेट करता हूं, यहाँ पे लेट माना या सपोज लिख सकते हो, माना कि जो x होगा इसको मैं मान लेता हूं a और नंबर 1 को मैं मान लेता हूं क्या b, एक कोई नंबर है उसको मान लेता हूं मैं b, ये माना। अब देखिए इसको a माना यानी x का स्क्वायर लिख सकता हूं, जो x को मैंने a माना, नंबर 1 को यानी एक नंबर को मैंने क्या माना, b माना, यानी इसको मैं लिख सकता हूं b का स्क्वायर लिख सकता हूं। बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, x को मैंने a माना और 1 को मैंने क्या माना, b माना। क्लियर बात। और इसको और अच्छे से समझना है तो क्या करिए, इस 1 के मल्टीप्लाई को इधर लिख देता हूँ। देखो थोड़ा सा बात को समझने, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। ये x इधर ही रहने दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b, और ये 2 जो है ये पहले से यही का 2 मैं लिखता हूँ। देखिए तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, थोड़ा सा मिट गया मेरे से, a का स्क्वायर, देखिए 2 इंटू a इंटू यहाँ पर क्या है b है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, यानी b यहाँ पर लिखा हो इसका स्क्वायर है, a यहाँ पे x लिखा है इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी ये वाला जो टर्म है पूरा सेम टू सेम हमारा इसके जैसे बन गया। बना कि नहीं बना, फिर से ध्यान दें, a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, टू की जगह टू, ए की जगह ए, बी की जगह बी, यहाँ पर भी बी का स्क्वायर बन गया, यानी ये पूरे टर्म इसके जैसे बन गया। यानी आप बोल सकते हैं कि इतनी जो पूरी टर्म है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कहने का मतलब आगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह आपका क्या लिखा हुआ बच्चों, हमने माना है ए को, क्या माना है एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स, यहाँ पे कौन साइन है, बीच में प्लस का साइन है, और बी को हमने माना है 1, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका फैक्टर होंगे। और आप बोल रहे होंगे सर आपने बताया कि इसकी अधिकतम पावर 2 है, हम लोग जानते हैं इसकी अधिकतम पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर होना चाहिए, आपने तो हमें एक ही फैक्टर बताया। तो आगे आप आगे इसको लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हो ना, x प्लस 1 x प्लस 1। तो हाँ, इसकी पावर, इसकी जो फैक्टर होगी दोनों सेम होगा, और इसकी 2 फैक्टर मिलेगा x प्लस 1, क्योंकि आप जानते हो अगर 2 की घात अगर 2 कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो इसी तरह बच्चों इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं x प्लस 1, यानी इसकी 2 फैक्टर हो जाएगी x प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आइडेंटिटी से क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपको मैं इस वाले प्रश्न का क्या बोलते हैं, ये वाले का एक एग्जांपल बताता हूँ, और आपके ट्राई में दिया हुआ है, और एक माइनस वाले का बताता हूँ। इसका तो मैंने बता दिया प्लस वाले का, ये माइनस वाले का, और इसका आपके ट्राई में दिया हुआ है, ट्राई पेज नंबर 19 आप लोग ओपन करिए। इस दोनों का मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आगे मैं इसको क्लीन करता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद का गुणनखंड सर्वसम्मिका विधि, जिसमें से अभी पहले हमने एक उदाहरण देखा, और हमारे पास दूसरा उदाहरण नहीं लेंगे, अब आपके ट्राइदिस के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके ट्राइदिस पेज नंबर 19 आप ओपन कर लीजिए आपके बुक पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका आप गुणनखंड करिए, इसका आप गुणनखंड निकालिए, मतलब फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए फैक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज फार्मूले बताए हुए थे अभी, तो तीनों आइडेंटिटीज फार्मूले से पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब जो 2 बचे उसको मैं बताता हूँ कि 2 आइडेंटिटीज का कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए x स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए गिवन पॉलिनोमियल, आपके पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है, तो ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, आप लोग जानते हैं इसको, ये क्या होता है 4 की घात 2 लिख सकते हैं 16 को, क्योंकि 4 गुणा 4 करोगे तो होता है 4 चौक 16। तो यानी अगर देखिए, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर देखिए मैं फार्मूला को यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप लोग जानते हैं ये फार्मूला। ये देखिए अब इस फार्मूला में सेटअप हो रहा है कि नहीं, देखिए अगर मैं क्या करूं यहाँ पे माना x को मैं मान लेता हूं a और 4 को मैं मान लूं अगर b, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे जब इसको हम लोग ये ऐसा दिया हुआ इसको ऐसा लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये बचे, ये जो x स्क्वायर माइनस 16 है इसका क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, x प्लस 4 x माइनस 4 होगा। ठीक है, ये इसका फैक्टर है, फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड है। क्लियर बात, ये इसका गुणनखंड। अब देखिए इस प्रश्न में देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 बच्चों। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना। तो ये लिखने का एक तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को, गिवन पॉलिनोमियल, किसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की आदत बनती है, और जब आदत हमारा अच्छा हो तो एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो नंबर भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिखने की आदत डालिए बच्चों। ये आपको गिवन पॉलिनोमियल है, क्या दिया हुआ आपको, पॉलिनोमियल दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। क्लियर बात बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, आप लोग को मैं बताया था कि आप लोग को देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। अगर इसमें सारा प्लस प्लस रहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, अगर बीच में एक माइनस हो जाए या तीनों में से कोई एक माइनस हो जाए तो उसको सेटअप करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में। यानी यहाँ पर आपको अगर बनाना है इसको पहले, इसके पहले आप आइडेंटिटीज को बगल में लिख लीजिए, तो लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि कैसा हम उसको सेटअप करना है। देखिए a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको समझ में ये आ गया कि हमको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है।
अब इसको सेटअप ऐसा करना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए सेटअप करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखा जाए, देखना बातों को समझना, यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो 2x इंटू 2x करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 और x का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए इसको 20 क्या लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 इंटू 2x, ठीक है, x को पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू का साइन न लगा के मैं डॉट का साइन यूज करता हूँ, क्योंकि x और इंटू में क्लियर हो जाए। ये 2 इंटू 2x इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ 5, क्योंकि देखो 5 दूनी कितना होगा 10 और 10 दूनी कितना होगा 20 और ये एक साथ 20x हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्लस इसको लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों सेट किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला में इसको सेटअप करना है। तो इसके सेटअप मैं इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि बीच को मैं ब्रेक करूँ तो 2 इंटू 2x प्लस 5 लिख सकता हूँ 20x को, और इसको अगर देखना चाहूँ 4x स्क्वायर को तो इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर बोलिए इसको, ठीक है। 2x का स्क्वायर बोलने से क्या होता है, x का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, थोड़ा बोलना समझिए ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। 2x का होल स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर या 5 का स्क्वायर भी बोल देंगे तब भी यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि सिर्फ 5 में ही लगा है, इसलिए 5 के घात भी बोल सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 2x दोनों का है तो होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा, पूरे के घात बोलना पड़ेगा कितना 2 होगा, यानी 2x पूरे की घात 2, ऐसा आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा आप देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। यहाँ पे हमको फिर से मानना पड़ेगा, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये जो आप यहाँ पे जो a है, a आप यहाँ से ले लीजिए 2x को, और b आप मान लीजिए यहाँ 5, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे माना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये जो 2a है ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a है, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 2 का 2 ही रहेगा। इसको देखिए ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और ये हमारा b है, और ये हमारा क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सेटअप हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। यानी इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, a की जगह पे हमारा क्या है 2x है, 2x लिख दीजिए, b की जगह पे हमारा क्या है 5 है, 5 लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो -5, यानी 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे आप लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 5, ये ब्रेक होगा। इसमें समझ में आया कैसे ब्रेक करना है। तो ये हमारा क्या है आइडेंटिटीज मेथड है, कि कैसे हम अभी हमने सीखा कि कैसे हम कोई दिए गए जो बहुपद है उसको आइडेंटिटियों का यूज करके, आइडेंटिटीज का यूज करके, आइडेंटिटीज यानी सर्व समीका को यूज करके कैसे हमने उसको ब्रेक किया और गुणनखंड निकाला। तो ये है गुणनखंड निकालने की सर्व समीका विधि। अब देखिए बच्चों, वर्ग समीकरण को हल करने की आपकी तीसरी एवं आईएमपी विधि है। देखिए बच्चों, अब वर्ग समीकरण को हल करने की आपकी तीसरी एवं वेरी आईएमपी विधि, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी विधि है जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी विधि है, वह है मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है ना। बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म इसलिए है क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को हमें तोड़ना है, ठीक है, मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको बता दूं, जो वर्ग जो हमारा बहुपद होता है, वो वर्ग बहुपद होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस b प्लस c। वर्ग बहुपद भी बोल सकते हैं, या वर्ग नहीं बोलेंगे तो इसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, आप लोग याद रखना, द्विघातीय बहुपद, या इसी को वर्ग बहुपद भी बोले तब भी कोई गलत बात नहीं है। वर्ग बहुपद माने जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक है ना। इसका अधिकतम घात 2 यानी जिसकी घात 2 हो उसे बोलते हैं हम वर्ग। तो इसके अगर अधिकतम घात की बात करें तो 2 है, तो इसको वर्ग बहुपद भी बोल सकते हैं, बट
वो हमारे लिए उतना यूज नहीं होता, यूज किया जाता है द्विघाती बहुपद। हर जगह आपको द्विघाती बहुपद लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। तो किसी भी द्विघाती बहुपद को हम मध्य पद तोड़कर जो गुणनखंड ज्ञात करने की विधि है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी IMP है कि कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपके क्या किए हुए हैं, आपके एक्सरसाइज के इसको समझाने के लिए आपके एग्जाम्पल के एक्सरसाइज बोलता हूँ, सॉरी, एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसमें से मैंने कुछ सरल और एक कठिन क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। ध्यान से आप लोग देखना कि कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं, कैसे हम इसको तोड़ते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है आपका x² + 3x + 2। इसको क्या करना है, हमें लिखना है गिवन पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद x² + 3x + 2। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म, क्योंकि हमारा मेथड का ही नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को तोड़ना। हिंदी में मध्य पद तोड़कर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। इस रूल को आप लोग फॉलो करिएगा। जब इस रूल को आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। देखो, पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, देखो ध्यान से रखना, हमारा सबसे पहले टारगेट ये आता है कि जो हमको जो x² दिया हुआ है, जैसे इस भाषा में आपको समझाओ तो x² का गुणांक क्या होगा, a होगा। तो x² को जो गुणांक a होगा और जो अचर पद होगा c, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। क्लियर बात, ध्यान रखना, हमको सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि x² का जो गुणांक होगा और जो अचर पद होगा, उन दोनों का गुणा करना है। उन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सोचना है कि ये जो, मान लिया जाए, मैं मानता हूं कि इन दोनों का गुणा किए a × c, तो ac आ गया अभी। ठीक है, इसी को देखें तो आप लोग ये सोचना है कि इन दोनों का जो गुणा आया है उसको कैसे ब्रेक करना है, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबरों को जो गुणा करने के बाद ऐसा हमको 2 नंबर सोचना है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर हमको क्या करना है, थिंक करना है। क्लियर बात, ये क्या थिंक करना है, 2 नंबर। तो मैं मान लेता हूं मैंने 2 नंबर थिंक किया, वह नंबर है n1 एंड n2। क्लियर बात, समझना बात को। फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर को थिंक किए, इसको ऐसा सेटअप करना है कि इन दोनों का जब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मतलब n1 का गुणा करें n2 का, तो हमारा टारगेट आना चाहिए, यानी a × c के बराबर आना चाहिए। क्लियर बात, इसमें और चौथा बात ये आना चाहिए। और चौथा बात, n1 + n2 को जब क्या करें, जोड़े या माइनस करें, क्या करें, मैं बोला जोड़े या माइनस करें, याद रखना, जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, हमारा जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, उसके इक्वल आना चाहिए। अब मध्य पद क्या होगा, तो मध्य पद हमारे प्रश्न पे डिपेंड करेंगे कि हमारा मध्य पद क्या है। देखो, फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, मैं बोला इसमें ये रूल को फॉलो करना है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से, तब आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकलेगा इसमें। देखो, पहला हमारा टारगेट ये लेना है कि हमको क्या करना है, x² का जो गुणांक है, जैसे इस भाषा में आपको समझाऊं, इसके जो व्यापक पद है, तो x² गुणांक यहाँ पे a है और इंटू यहाँ पे क्या c अचर पद है। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसा 2 नंबर सोचना है, माना हमने नंबर सोचा n1 और n2, जिन दोनों का गुणा करने पे क्या हो, इस ac जो आया है उसकी इक्वल आए, और जोड़ने और घटाने पे क्या हो, प्लस माइनस करने पे वो क्या हो, मिडिल टर्म की इक्वल आए, यानी इसका बोलेंगे तो इस बीच का, इसका बोलेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। फिर आगे हमको क्या मिलेगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आगे हमारा गुणनखंड निकलेगा। लेकिन इन नियमों को फॉलो करना है, इसके टर्म को ब्रेक करने के लिए। देखिए कैसे करते हैं, ये तो मैं आपको रूल बता दिया, आप करके बता। देखो देखो बच्चों, ये चूंकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो ये यहाँ पे जो ये बात है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग ये रफ कार्य करेगा इधर बगल में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस रूल को यहाँ पर लिखा हुआ, तो इस अच्छे से समझ में आकर के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको इधर साइड पे लिखना है वो बात को, रफ वाले काम को। ठीक है, जहाँ पे रूल लिखा हूँ वहां पे। ठीक, देखिए ये क्या है, x² है + 3x है +1। तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले हमारा इस पे वर्क क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, a × c का मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, टारगेट हमारा रहता है, हमारा जो टारगेट क्या है, a × c का मल्टीप्लाई। देखिए इसमें a क्या है, इसमें a है तो आप देखेंगे x² का मल्टीप्लाई होता है a। यहाँ से देखिए x² का गुणांक, तो गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है, 1 है,
और इसमें अचर पद क्या है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब सोचिए ऐसा दो नंबर जो 2 को मल्टीप्लाई करें, याद रखना 2 को क्या करें, ऐसा नंबर दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। देखो अगर मैं क्या कर दूं 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 2 आएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। दो नंबर मैंने सोच लिया 2 और 1 जिसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 आ रहा है। अब इसको देखिए कि इसको जोड़ने पर या घटाने पर क्या होना चाहिए, हमको मध्य पद मिलना चाहिए। देखिए अगर 2 में +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखिए 3 आ जा रहा है। यानी इसका कहने का मतलब जो हमारा जो ये पद होगा, जैसे देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए यानी जो ये 3x जो होगा ये दो भाग में टूटेगा। क्या कौन कौन से दो भाग में टूटेगा, देखिए x स्क्वायर रहेगा, ये ब्रेक होगा किसमें, एक 2 में होगा यानी 2x, और फिर प्लस 1x तो उसको लिख सकते हैं x प्लस 3। ये ठीक है। मैं क्या बताया आप लोग को ये बताया कि ये हमारा वर्क रहेगा, ये वर्किंग है, यहाँ पे ये रफ वर्क है, इसको साइड पे लिखेंगे, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इस पे मैं बताया सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट सेट करना है। हमारा टारगेट ये रहता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट है और जो अचर पद है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो नंबर जो एक नंबर आएंगे उस नंबर को ऐसे गुणा के फॉर्म में तोड़ना है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे n1 n2 ले लिया हूँ तो उसको ऐसे तोड़ना है या ऐसा दो नंबर सोचना है कि जिनको सोचना है कि उनको गुणा करे तो जो हमारा जो टारगेट है ये वाला 1 इसके इक्वल आना चाहिए, और जोड़ने और या घटाने पर क्या होना चाहिए, बीच वाले टर्म के इक्वल आना चाहिए 3x का। तो ये देखिए मैंने वो नंबर देखा तो क्या हुआ, 2 को जब ब्रेक किया 2 इंटू 1 आया, और 2 में जब +1 करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। देखिए इन दोनों को गुणा जब कर रहा हूँ तो इसके इक्वल आ रहा है हमारा टारगेट का, और जब ऐड कर रहा हूँ देखिए मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है 3 का। क्योंकि ये x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 3, ये इस तरह से हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा सॉल्यूशन होगा इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ लेना है। याद रखना क्या बताया मैं, बातों को ध्यान से सुनना। इसके बाद अगला हमारा काम क्या रहेगा, इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, इतने को एक साथ लेना है और इतने को एक साथ लेना है। तो जब एक साथ लेंगे तो इसमें से देखना है कि अधिकतम हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस 2। अब इस पे सोचे तो इस पे हम कुछ नहीं तो +1 कॉमन निकाल सकते हैं। याद रखना कुछ नहीं तो +1 निकालना है, 1 निकलेगा ही कॉमन, कुछ कॉमन निकालना है, कुछ नहीं निकल रहा तो 1 निकलेगा अंत में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब इसको हमने पहले क्या किया, 3x को तोड़ दिया दो भागों में, ये 2x प्लस 1 में, उसके बाद इन दोनों को ले लिया फिर कॉमन निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों को ले लिया फिर कॉमन निकाल लिया। क्लियर बात। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतना मिलकर हमारा एक टर्म बन गया, अब इतना मिलकर हमारा क्या बन गया, एक टर्म बन गया, इतना एक टर्म और इतना क्या हो गया, एक टर्म बन गया। अब इसको आगे क्या करना है, देखो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो इस पूरे में से देखो कहीं पे गलती करो क्या, ये देखिए बच्चे सॉरी सर बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पे एक बात, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। क्लियर बात। याद रखना इन दोनों टर्मों को जब भी हम सेट करेंगे तो यहाँ पर जो एक ब्रैकेट में जो नंबर आएगा, जैसे x प्लस 2 आया यहाँ पे जो ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस 2, याद रखना ये दोनों सेम रहेंगे, दोनों की साइन और दोनों के नंबर सेम रहेंगे तभी हम सही चल रहे हैं। अगर गलत हो गया तो यहाँ पे हम गलत है, हमने यहाँ पे हमारा तरीका गलत है, याद रखना। ठीक है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि इनको आगे देखेंगे साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट करना, यहाँ पे जब आओगे तो ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगा। चलिए अगला जब आएगा एग्जांपल तो उसमें समझेंगे, यहाँ पर इसी को समझिए। तो ये x प्लस टू यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। अब ये एक टर्म हो गया, अब ये एक टर्म हो गया, माने इसमें से क्या कर सकते हैं हम, इसको और इसको, देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों टर्म से, ये पहला टर्म है दूसरा टर्म, इस दोनों टर्म से हम क्या करेंगे x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। क्लियर बात। अब हमारे पास बच क्या जाएगा, ये x बच जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हमारा गुणनखंड होगा x प्लस 2 x प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं कि कैसे करते हैं करके। देखिए एग्जांपल नंबर 20 लेते हैं।
6x² माइनस 5x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे पहले, अब देखो यहाँ पे ब्रेक करना है, आगे हमको तोड़ना है। तो मैं आपको बताया था कि तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। टारगेट आपका क्या रहता है, x² का गुणांक, यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे देखिए अचर पद को लेना है, कांस्टेंट टर्म को लेना है, ठीक है, c को लेना है। तो ये हमारा अचर पद कांस्टेंट टर्म है 6। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या है, -6 है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे तो प्लस था तो हमने साइन को नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे -6 है। तो आप लोग यहाँ पे, कई टीचर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, बट आप माइनस साइन को यहाँ पर छोड़िए, जब आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका माइनस प्लस सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्लस ही समझ के सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना माइनस साइन है, तो कई टीचर इसको माइनस लेते हैं, -6 मल्टीप्लाई करेंगे -36 आएगा। फिर वो माइनस को लेकर जब बार बार कैलकुलेट करना हमारे लिए कठिनाई हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार माइनस का हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पर इससे अच्छा आप एक काम करेंगे, यहीं पर प्लस लेंगे, जब नीचे यहाँ पर जब सेट करेंगे ना, ये जो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में, वहां पर आप लोग थोड़ा सा हटके हो जाएगा, तो जब ऑटोमेटिक इधर चेंज हो जाएगा, देखना आंसर सही ही आएगा, ठीक है। तो ये टारगेट फिक्स कर लिया। सेकंड हमारा वर्क ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, 6 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा नंबर सोचिए कि 36 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो, -5x मिले। तो आप देखिए ऐसा एक नंबर मैंने सोच लिया, जैसे मैं क्या किया, अगर मैं देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 × 9, ठीक है, 4 9 36, एक नंबर सोच लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूं, तीसरा, पहला तो हमने टारगेट फिक्स किया, दूसरा हमने दो नंबर सोचा, मैंने दो नंबर देख लिया, 4 × 9 36, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा, ये क्लियर हो गया दूसरा टारगेट। अब थर्ड हमारा टारगेट है जोड़ने और घटाने में। देखिए 4 और 9 दिया है, ठीक है। अगर 4 और 9 को मैं दोनों को अगर प्लस करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है। चलिए माइनस करके देखता हूँ, तो माइनस करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा कितना आ जा रहा है, -5 आ जा रहा है। ध्यान देना, 4 में अगर माइनस आप 5 करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 9 में जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा होगा, चूंकि माइनस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी वे दो नंबर ऐसे हैं, हमारे नंबर कौन कौन से हैं, 4 और -9 है। 4 और -9 ऐसे दो नंबर हैं जिनको हमको क्या करें, अगर हम ऐड करें, या ऐसा बोल सकते हैं ऐड करने का मतलब, या 4 में 9 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना, 4 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, -5 आएगा। यानी 4 में 9 घटाने पर हमको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो यही हमारे दो नंबर हैं, क्या, n4 और n2 हमारा क्या होगा, -9। तो अब इसके फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि देखिए 4 और 9 का मल्टीप्लाई करा 36 आ रहा है, और इनका जब माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है, -5 है। यानी ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, टारगेट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं करना है, ये 6x इसको ब्रेक कर देना है। किसमें आप ब्रेक करेंगे, देखिए तो इसके अनुसार ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है, तो एक ब्रेक करना है +4 का x में, और एक लिखना है आपको -9 का x। यहीं से डिसाइड होगा कि कौन से नंबर में हमको ब्रेक करना है। याद रखना, अपने मन से नहीं, हम -4x अगर -5 अगर करना चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 -6 + 1, उसमें भी आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं, आपको इस टारगेट को लेते हुए सॉल्व करना है, तभी आंसर सही होगा, ठीक है। पहला टारगेट कि x² का जो गुणांक है उसको लेना है, और अचर पद को लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा दो नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर क्या हो, ये 36 आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या मिला आपको, -5 मिले। तो हमने सोच लिया प्लस और -9 तो इक्वल कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये हो गया -6। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, दो का पेयर बनाना है। इन दोनों का एक पेयर बनेगा और इन दोनों का आपका एक पेयर बनेगा। तो इन दोनों पेयर जब बनेगा, ये पेयर बनेगा, तो हमको सोचना है कि पहले वाले पेयर में अधिकतम क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये 6 ये 4, यानी दोनों में से बाहर तो निकाल सकते हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ x² है, यहाँ भी x है, तो x बाहर निकल जाएगा, यानी 2x बाहर निकल जाएगा। 2x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, 3x, और यहाँ पे बच जाएगा +2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो 6x² से हम 2x कॉमन निकालते हैं तो कैसे हमारा 3x बचता है। तो बच्चों आपको बता दूं कि कॉमन निकालने का मतलब ही होता है भाग देना।
कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है आपको बताया, भाग देना। यानी किसी संख्या से हम कॉमन निकाल रहे हैं मतलब उस संख्या से हम उसको भाग दे रहे हैं। जैसे देखिए 6x² प्लस 4x से मान लीजिए मैंने कॉमन निकाला 2x, यानी मैंने 2x से भाग दे दिया। 2x से जब भाग दूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 6x² बटा 2x प्लस ये हो जाएगा 4x बटा 2x। अब इसको कटा दीजिए तो x कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर बात, इसमें से x कट गया, यहाँ पे x बचा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3x प्लस 2 बचेगा। ये देखिए क्योंकि हमारा इतना आ रहा है, यानी आप समझिए कि कॉमन निकालने का मतलब होता है उस संख्या से उसको भाग देना। भाग देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और वही क्या होता है हमारा कॉमन होता है। क्लियर बात, चलिए यहाँ पर बात सही हो गया, आपको समझ में आ गया, 3x हो गया। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके देखिए थोड़ी सी यहाँ पर भी ध्यान देना। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है और यहाँ पर जो ब्रैकेट है दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का जो नंबर होंगे यहाँ पर का ब्रैकेट और वहाँ जो दोनों ब्रैकेट पर जो नंबर है, इस वाले टर्म में इस ब्रैकेट पर और इस वाले टर्म में जो ये वाला जो है जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखे वो क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए दोनों को सेम करने के लिए पहले तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपको माइनस साइन निकालना होगा। ठीक है, सेम बनाना है। अब हमारा टारगेट है इसको सेम बनाना है कि ऐसा क्या इसमें से कॉमन निकालें कि सेम बन जाए। तो पहला तो माइनस बाहर निकालेंगे, जब आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर बात। अब देखिए ये क्या है, 9x है, इसको 3x बनाना, तो क्या कर दीजिए 3 बाहर निकाल दीजिए, ये 3, तो ये आपका बन जाएगा 3x। देखिए -3 इसमें से कॉमन होगा तो ये आपका हो जाएगा, जब -3x इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपको बच जाएगा +3 का x, और इसमें से जब -3x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका प्लस का 2। समझ में आया। हमेशा आपका ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वाले टर्म में, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म बन गया, सेकंड टर्म बन गया, माने प्रथम पद और द्वितीय पद बन गया। तो जो प्रथम पद होगा और द्वितीय पद होगा उन दोनों में जो ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखी, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। सेम क्यों होगा, क्योंकि आगे हमको उसको कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उसको सेम कैसे बनाएं। तो सेम बनाने के लिए जो कॉमन लेना है वही आप कॉमन लेंगे। यहाँ पर अधिकतम कॉमन लेना है आप, पहले में अधिकतम कॉमन जितना ज्यादा से जितना ज्यादा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाले को सेटअप करना है, क्या कॉमन ले कि इसके जैसे आए, इसका साइन भी सेम रहे, नंबर भी सेम रहे। तो ये ध्यान रखना। आपको क्या क्या बात याद रखना, पहली बात आपको ये रखना, टारगेट फिक्स करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेके क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद का गुणा करना है। जो गुणा किए हो नंबर मिलेगा वो सोचना है वो नंबर में ऐसा कौन सा दो नंबर है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो वही दो नंबर आए, और माइनस करे तो मध्य पद के इक्वल आना चाहिए। तो मध्य पद क्या है -5, तो इसमें से -5 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दो का पेयर बना लेना। पेयर के बाद कॉमन निकालने टाइम आपको सोचना है कि इसमें से पहला वाले से अधिकतम कॉमन ले लेना है, दूसरे वाले से आपको पहले वाले के जैसे बनाते हुए इसमें से कॉमन लेना है, उसको सेटअप करना है। अब देखिए पहला पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। अब पहले पद और द्वितीय पद में क्या कॉमन है, 3x + 2, तो दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, 3x + 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका बच जाएगा इधर 2x - 3। क्लियर बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 22, ये दिया हुआ है 4√3x² + 5x - 2x³। तो इसको हम लोग लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, फिर जो दिया गया क्वेश्चन इसको लिख देंगे। देखिए बच्चों इन सब क्वेश्चन से ये थोड़ा हटके आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वाला प्रश्न दिया हुआ है, बट आपको घबराना नहीं है। जैसा इसका प्रोसेस है सेम इसका भी प्रोसेस यही, सेम इसका भी प्रोसेस ऐसा ही है। ये जो मैं आपको जो 4 रूल बताया हूँ इन्हीं 4 रूल को फॉलो करते हुए आपको चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होगा, जो x² का जो कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट क्या है, 4√3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो 4√3 ये आपका है, और क्या करना है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं बताया था माइनस को नहीं लेना है, आपको प्लस ही मान के सॉल्व करना ताकि आपको समस्या कम हो। तो देखिए ये इसका जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद, ये 2√3। अब बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होता है, जो अंडर रूट वाले होते हैं उसमें क्या होता है, बाहर वाला जो होता है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो 8 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 से ये होता है 24। क्लियर बात समझ में। यानी इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे x² के जो कोफिशिएंट है उसका और जो कांस्टेंट टर्म है तो आपका आएगा 24। अब आपको ऐसा सोचना है कि 24 को एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए,
और जोड़ने और घटाने पे क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बच्चों आपके पास ये दिख रहा है, यही नंबर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं क्या करूं 8 में जब 3 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 24 होगा। अब देखिए 8 में मैं क्या करूं, 8 और 3 में, तो आप देखिए 8 में अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा +5, क्योंकि आप देखिए इसके जो मध्य पद है, इसका जो मिडिल टर्म है, हमें इसको दिया हुआ है +5। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं बताना भूल गया था, जो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ये हमारा होता है मध्य पद, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, प्रथम पद, अंतिम पद, और इसको बोलते हैं मध्य पद, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये हमको मिल गया, तो इन दोनों को गुणा किए तो कितना आया, 24 आया। दो नंबर हमने 8 और 3 सोचा, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा है 24 आ रहा है, और घटाने पे हमको क्या मिल रहा है, +5, ये मिडिल टर्म के इक्वल मिल रहा है। तो कुछ नहीं, हम हमको समझ में आ गया कि 8 और 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4√3x² ही रहेगा। अब ये आपका दो भागों में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +8x, और यहाँ पर देखिए -3x, तो ये हो जाएगा -3x, -2 ये हो जाएगा 3। ओके बस, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बताया था कि दो दो का पेयर बनाना है, इसका पेयर बनाना है, इसका पेयर बनाना है। बट आप लोग थोड़ा सोच पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसको अगर पेयर बनाया जाए तो यहाँ में से हम तो 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हमको 3 कॉमन ले तो इसको थोड़ा सा हमको ब्रेक करना होगा, इसको थोड़ा सा हमको तोड़ना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ, तो अगला भी आगे भी कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले मैं इन इन दोनों में से अधिकतम मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 4 है और ये 8 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं 4 निकाल सकता हूँ। क्लियर बात, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x स्क्वायर, तो x कॉमन ले सकता हूँ और इसमें से भी x कॉमन, क्योंकि देखो इन दोनों का पेयर बनाना है ना, इनका पेयर एक साथ और इनका पेयर एक साथ, याद रखें। ठीक है, तो इन दोनों को पेयर में मैंने सोचा, तो 4x में मैक्सिमम कॉमन ले सकता हूँ, अधिकतम कॉमन लेना है, जितना से जितना आप ज्यादा निकाल सकते हो उतना से उतना ज्यादा निकालना है पहले वाले जो पेयर बनाए हैं उसमें से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 4x इसमें से बाहर निकालेंगे, बच्चों से 4 बाहर निकाल दिए, एक x बाहर निकाल दिए, ये बच जाएगा आपका √3 का x बच जाएगा, और ये प्लस इसमें से एक x बाहर निकाल दिए, x बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकाल, तो ये बच जाएगा आपका 2। तो ये आएगा √3x + 2, 4x √3x + 2। और बच्चों एक चीज और बता रहा हूँ, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर भी प्राप्त होता है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यही नंबर मिल जाएगा वापस, क्योंकि इसमें से कॉमन लिए तो गुणा का में लेकिन गुणा करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पहले बात आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार बता रहा हूँ कि जो ये वाला जो पद है, जो हमने ब्रैकेट में जो टर्म लिखे हुए हैं, ये पूरा एक तरफ बन गया, लेकिन जो ब्रैकेट में जो लिखे हैं उतना इसके भी ब्रैकेट में आना चाहिए। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्लस प्लस है तो हम यहाँ से तो माइनस निकालेंगे, पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 है, लेकिन इसमें से 3 है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। यहाँ मान अभी इसमें से अभी कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगले टर्म में कॉमन निकालेंगे। देखिए हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या आता है, 3 ही आता है। आप लोग जान रहे हैं क्या, √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 का तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x, फिर ये माइनस हो जाएगा 2 √3। अब इससे अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन निकालना है। देखिए अब क्या कॉमन निकलेगा, ये आपको हो जाएगा 4x √3 + 2। क्लियर बात। अब यहाँ से देखिए, चूंकि हमें प्लस बनाना है तो इसमें से क्या करना होगा, माइनस कॉमन निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर मैं √3 कॉमन निकाल दूं, ये √3 कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ पे √3x बचेगा, यहाँ पे -2 तो +2 हो जाएगा। देखिए तो ये आपका बच जाएगा √3x प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो पद है 4x √3x + 2 और दूसरा वाला पद -√3x + 2। अब इन दोनों में √3x + 2 √3 + x, दोनों में क्या है, दोनों में सेम है, तो दोनों पद से, ये पहला पद ये दूसरे पद द्वितीय पद, तो दोनों पद से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, इधर लिखता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा हमारा √3x + 2, ये कॉमन निकलेगा, और ये आपका बच जाएगा 4x - √3। ये बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, हल होगा, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, √3x + 2 4x - 2। तो इस तरह से बच्चों जो स्प्लिट द मिडिल टर्म का जो मेथड है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधि है, उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप कोई भी प्रश्न दिया रहा है, चाहे माइनस वाला रहा, चाहे प्लस वाला रहा, चाहे अंडर रूट वाला रहे,
चाहे कोई भी वाला प्रश्न रहे बच्चों, आप इस पे ध्यान देना, आपको इन चारों रूल का पालन करना है। पहला आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक कोई है तो उसको लेना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लेना है, और सी यानी आपको कांस्टेंट टर्म अचर पद उसको लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखना यहाँ पे माइनस साइन दिया है तो माइनस साइन को आपको नहीं लेना, दोनों को प्लस प्लस ही लेकर चलिएगा। ये नीचे में ये इसको सेटअप करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खपाना है, इसको सिंपल तरीके से लेना है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दो ऐसा नंबर सोचना है, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं उतना आना चाहिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस माइनस करने पर क्या होना चाहिए, हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसका। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 भाग में टूट जाएगा, 4 भाग में दो भाग बनाना है, 2 भाग में से फिर कॉमन ले लेना है, कॉमन लेने के बाद जो 2 बच गए उसका कॉमन लेना है। आपको क्या होगा, फिर 2 पद मिल जाएंगे, 4 क्या हो जाएगा, फिर 2 में बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो दोनों में से फिर जो कॉमन रहेगा उसको फिर क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन रहेगा ही, इसको कॉमन आपको सेट ही करना है, याद रखना ये जो है इसको सेटअप ही करना है, कुछ न कुछ वहां पे कॉमन निकालेंगे ही। तो इसके लिए पहले बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है पहले वाले जो रहेगा, जैसे ये 2 है पहले, इसमें मैक्सिमम कॉमन लेना है, अधिकतम से अधिकतम कितना कॉमन निकाल सकते हैं। फिर जो दूसरे जो जो पदों का जो ये पेयर है, इसमें से कोशिश कर, इसमें से आपको इसके जैसे बनाने का ट्राई करना है, इसके जैसे बनाने का ट्राई नहीं, इसके जैसे बनाना ही है, ठीक है। इसके जैसा बना के फिर जितना कॉमन लेना पड़ेगा उतना इसके हिसाब से आपको फिर कॉमन लेना है, मैक्सिमम नहीं लेना दूसरे वाले में, पहले मैक्सिमम रहेगा, दूसरे को इसके अनुसार सेटअप करने के लिए जो कॉमन लेना पड़ेगा उतना आप कॉमन लेंगे। फिर बाहर एक जो ये जो इक्वल टर्म है बाहर निकल जाएगा, फिर जो बच गया उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो आपका आएगा ये गुणा का फॉर्म में आएगा तो यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। और आप लोग गुणनखंड के बारे में पुनः एक बार बता दूं, ये गुणनखंड है, जब ये क्या करेंगे, ये जो भाज्य दिया हुआ जब इससे इसको जब भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, जो दिए गए हमारा जो द्विघाती बहुपद है उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। आपको मैंने 3 विधि बता दी है, तीनों विधि में आपका जो तीसरा है ये मोस्ट आईएमपी विधि है, ये आपके एग्जाम में आता है, तो इस पर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगा और रूल को अच्छे तरह से याद रखेगा और फिर अच्छे से बनाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अभी इसमें इतना ही देखते हैं, आगे फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को फिर।